जिस बाप की जवान बेटी चली जावे और वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके। लेकिन यह तस्वीर आपने तस्वीर दिखाई दे रही है, एक मूर्ति दिखाई दे रही होगी, लेकिन यह बहुत बड़ी सीख है। एक पिताजी की अपनी बेटी की मौत हो जाए है, 2006 की बात है, और वो पिताजी कोई वह भाई बिखर जे है, कोई निखर जे है, कोई सबक ले ले है, कोई देश के लिए कुछ करा है। तो इनके पिताजी जो लड़की 2006 में एक्सपायर हुई थी, कुछ ऐसे कारणों से एक्सपायर हुई, ज़्यादा टेम्परेचर था, पानी की कमी थी, पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन इसके पिताजी ने ठान लिया कि अब ये कमी नहीं रहने दूंगा। साल 2005 की ये बात है, 2005 में, और एक पिता एक बड़ा संकल्प ले ले है कि मैं ना तो टेम्परेचर को बढ़ने दूंगा, ना पानी की कमी रहने दूंगा, ना पेड़ पौधों की कमी रहने दूंगा। तो वो पिता कौन थे? श्याम सुंदर पालीवाल। तो आज मैं राजस्थान के पिपलांतरी गांव में पहुंचा हूं, जो जिला राजसमंद में है, और ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये श्याम सुंदर जो पालीवाल है, उनकी बेटी किरण की है। तो इस जो इनकी बेटी 2006 में एक्सपायर हो चुकी है, इनकी जो मूर्ति है ये यहाँ लगाई गई है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। 20 साल के लगभग आसपास हो चुके, 20-21 साल हो चुके, और जिसकी जवान बेटी चली जाए उसका सब कुछ खत्म हो जाए है, क्योंकि एक जवान बेटी का जाना अपने पिता को झकझोर के रख दिया था। तो ये तस्वीर आज यहाँ क्यों लगाई गई है, और इस श्याम सुंदर पालीवाल का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इसको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, और भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री ने क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि यहाँ 4 से 5 लाख इन्होंने पेड़ लगाए हैं, और उसके बाद जो पानी की कमी थी, उस पानी की कमी को पूरा किया गया है। और भी जो बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं बेटी बचाऊंगा, बेटी के लिए धन इकट्ठा करूंगा। कैसे धन इकट्ठा किया? तो 10,000 रुपये परिवार से लिए, जिसके घर में बेटी हो, और 21,000 रुपये गांव राम ने किए हैं। शुरुआत में ये स्कीम चलाई गई, 31,000 रुपये की FD करवाई गई, तो वो उसकी शादी में या पढ़ाई के खर्चे में वो FD उसके काम आई है। लेकिन जिसके घर में जो बेटी हुआ है, उस बेटी को लेकर तो पूरा उरा मतलब थाली बजाई जाओगी, वो खुशी मनाई जावा है। और जो ये श्याम सुंदर जी है, इन्होंने ये सोचा था कि 2005-6 की बात है कि बेटियों के लिए काम करूँगा, क्योंकि बेटियों को एक नेगेटिव नज़र से देखा जा रहा था। लेकिन इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया कि आज इनका नाम है जो वर्ल्ड में चल रहा है, वर्ल्ड में इनका नाम चमक रहा है। तो चमकने का कारण क्या है? इनकी 20 से 22 साल की जो मेहनत है वो है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए। पानी किस तरह, मतलब इन्होंने लगभग चुआ की बात करा तो 700-800 फुट नीचे जा रहा था, आज अगर बात करा तो बहुत ऊंचा आ चुका है। एक बेटी का जन्म हुआ है तो वो धन और वन दोनों चीज़ लेके आया है। बेटी का जन्मदिन पे केक करना पड़ा है, बेटी का जन्म पे तो लगभग 111 पेड़ यानी पौधे लगाए जाए। उन पेड़ की जो देखभाल है, जो लड़की है उनके परिवार वाले करें, उनके जो परिजन है इसकी देखभाल करें। और आज श्याम सुंदर जी से बात करेंगे, उनसे मिलकर भी अच्छा लगा, क्योंकि जो उन्होंने इतना गजब का काम किया है, लोग विदेशों से भी देखने आ रहे हैं। आज समाज सेवी रणबीर सिंह लोहान और उनकी पूरी टीम है, और हमारी जो पत्रकारों की टीम है वो भी पहुंची है। तो श्याम सुंदर जी से बात करेंगे कि आखिर 20 से 22 साल के इतने लंबे परिश्रम के बाद आज चारों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और जो माइनिंग थी, माइनिंग पे भी यानी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो आज अगर अब की बात करें तो बहुत कम हो चुका है, और ऑक्सीजन लेने में भी बड़ी आसानी हो रही है, क्योंकि यहाँ जो सुकून अब मिल रहा है, जो वन इन्होंने बनाए हैं। एक बेटी के जन्म पर अगर 111 पेड़ पौधे लगाएंगे तो आज लगभग 4 लाख प्लस ये पेड़ पौधे हो चुके हैं। तो श्याम सुंदर जी से बात करते हैं। क्या आपने मतलब अकेले इंसान ने के चले थे, कारवां बन गया और तकदीर बदल दी 20 साल में? तो एक बार थोड़ी स्टोरी बताओ, वो बेटी वाली भी बताओ, और कैसे मतलब दिमाग में ये पेड़ पौधों को लेकर आपकी चीजें आई? मेरे गांव में जातिवाद के आधार पर सरपंच चुने जाते हैं, और पूरे देश में इसी तरह से होता है कि अगर कोई सरपंच चुनेंगे या जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो जातिवाद के आधार पर होगा। और ये मेरे गांव में नहीं, पूरे देश में चल रहा है कि आदमी की क्वालिटी नहीं देखी जाती है, जाति देखी जाती है। मेरे गांव में भी ऐसे होता था। 35 साल तक एक सरपंच, फिर जनरल महिला आई तो वो भी उसी परिवार या उस समाज के, फिर जनरल आया तो वही। तो मेरे मन में विचार आया कि मेरे गाँव में मैं भी सरपंच बनूँ और मैं कुछ करके दिखाऊँ। हर व्यक्ति की इच्छा होती है अपनी अपनी काबिलियत के आधार पर।
तो मैं सरपंच का चुनाव लड़ा, एक चुनाव हार गया, दूसरी बार वापस लड़ा, फिर जीत गया। और 2005 में बने आप सरपंच? 2005 में मैं गांव का सरपंच बना, और सरपंच बनते ही मैंने सबसे पहले एक प्रतिज्ञा ली कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं से मेरे गांव को स्वर्ग बनाऊंगा, बहुत सुंदर बनाऊंगा। और गांव वालों को भी शपथ दिलाई मैंने कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। सरकारें आकर, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब आपसे पूछे कि ये काम आपने कैसे किया। इसलिए आपको काम करना पड़ेगा, किसी की तरफ देखना नहीं है, हमें काम करना है। तो वो प्रतिज्ञा लेने के बाद फिर हम लोगों ने काम शुरू किया। देश का पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाया, अकाल पड़े थे, पीने का पानी नहीं था, पर फिर भी लोगों को ये लगा, हमको लगा कि नहीं, मेरे गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक अच्छे भवन में बैठना चाहिए। पंचायत भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें टॉयलेट हो, किचन हो, रेस्ट रूम हो, बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ चाय पानी की व्यवस्था हो, और सभी सुविधाएं वहाँ पर हो जो एक कलेक्ट्रेट में होती है। फिर हमने ये शुरू किया कि सरपंच, सचिव, पटवारी, सरकारी एजेंसियां गांव में 11 बजे आती है, और सरकारी लाभ लेने वाले जो लोग हैं, जिनके लिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, पशुपालन, विधवा, विकलांग, कमजोर, मजदूर, किसान, सबके लिए सरकारें जो पॉलिसी बनाती है, योजना बनाती है लोकसभा, विधानसभा में, वो योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए एजेंसी बनती है ग्राम पंचायत। कुछ काम पटवारी के माध्यम से होते हैं, कुछ वेटनरी डॉक्टर के माध्यम से होते हैं, कुछ सरपंचों के माध्यम से होते हैं। लाभ देने वाली एजेंसियां, देने वाले लोग 11 बजे पंचायत में आएंगे, और लाभ लेने वाले लोग सवेरे 8 बजे अपना घर छोड़कर जाते हैं। सही बात है। तो कैसे फायदा होगा? तो हमने रात्रिकालीन पंचायतें शुरू की कि पंचायत रात को चलेगी, आप अपना काम करके आ जाओ, शाम को 7 बजे बाद पंचायत भवन में बैठेंगे, रात को 10, 11, 12 बजे तक, और सबकी समस्याएं सुनेंगे, लिस्टेड करेंगे और उस पर काम करेंगे। जी। फिर हमने घर पहुंच का काम किया कि गांव में, हर गांव में जाएंगे रात को, और गांव में जाकर लोगों से मिलेंगे, किसी की डेथ हुई उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे, उसके बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ेंगे, उसकी पत्नी को पेंशन देंगे के फार्म भरवाएंगे, और जो भी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, उसकी ज़मीनें, हाँ। तो ये हमने काम शुरू किया, और उससे बड़ा जन समर्थन मिला। और फिर हमने ये तय किया कि इंसानों के लिए तो काम कर रहे हैं, सूखा एरिया था, पीने का पानी नहीं था, माइनिंग, सफ़ेद मार्बल की माइनिंग इतने बड़े स्तर पर होती है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। अच्छा जी। अब आप सोच सकते हो कि जहाँ पर इतना बड़ा माइनिंग का काम होता हो, वहाँ पर कितना प्रदूषण, कितना ब्लास्टिंग, कितने डंपर, कितने ट्रक, कितनी लकड़ी जली होगी, ये सब पानी का कितना दोहन हुआ होगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने सपना देखा कि नहीं, इस गांव को सरसब्ज करेंगे, पानीदार बनाएंगे, इस गांव में शिक्षा भी होगी, इस गांव में प्राकृतिक माहौल भी होगा, और इंसानों के बराबर यहाँ का तीतर, मोर, खरगोश, ये जो जंगली जीव हैं जो गांवों में रहते हैं, वो सब जानवरों को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना इंसानों को है। जी। तो हमने उस पर भी काम किया। आज देखिए, यहाँ पर जहाँ एक पेड़ नहीं था, आज लाखों लाखों पौधे, पेड़ बन रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में वन्य जीव दिखते हैं। गांव के लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं, और जो पानी 900 फीट, 800 फीट, 700 फीट था, वो 10, 15, 20 फीट पर मिल जाता है। किसान वापस खेती करने लगा है। जहाँ पीने का पानी नहीं था, वहाँ दूध की डेयरी लग गई है। यहाँ दूध, लोग अपना दूध डेयरी पर देते हैं, उसका पैसा मिलता है। तो हर गांव में, हर छोटे छोटे वार्ड में स्कूलें खुल गई है, आंगनवाड़ियाँ खुल गई है, और पिछले 20 सालों से, 21 सालों से हर घर में नल से पानी आता है। अच्छा जी। हर घर में टॉयलेट बना हुआ है, स्वच्छता का लोग ध्यान रखते हैं। देखिए, डेवलपमेंट, विकास कभी पूरा नहीं होता है, एक काम होता है, उसके बाद दूसरी डिमांड होती है, पर एक आधारभूत सुविधाएं जो गांव के लोगों को होनी चाहिए, वो हमने इस बंजर एरिया में की है। और इस तरह से की है कि अपने घर से कुछ नहीं लाएंगे और घर कुछ नहीं ले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरी जेब का पैसा लग रहा है, और हर व्यक्ति ये कह सकता है कि ये मेरा काम है, मैंने किया है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से हमने इस गांव में पानी भी की व्यवस्था भी की है, यहाँ पर पेड़ों की व्यवस्था भी हुई है, शिक्षा की व्यवस्था भी हुई है, स्वच्छता भी हुई है, किसानों के खेतों में जाने के रास्ते भी बने हैं, किसान के कुएं में पानी भी है, किसान पशुपालन का काम भी कर रहा है। ये सब सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन सहभागिता से जोड़कर हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है। और उस वजह से, और फिर इसके बाद ये हुआ कि मेरी बेटी की डेथ हो गई 2006 में। तो हमें लगा कि इस बेटी को अमर करना चाहिए। उम्र कितनी थी? उम्र उसकी लगभग 16 साल रही होगी। और मौत का रीजन क्या था? गर्मी, हाई टेम्परेचर, उल्टी, दस्त। तो
12 दिन तक हम बहुत परेशान रहे। परेशान रहने के बाद आप समझ सकते हैं वो इतनी बड़ी पीड़ा है कि वो एक घाव है ऐसा जो घाव कभी बढ़ता नहीं है, वो रोज़ ताज़ा होता है। और उसको आपने देखा उस पहाड़ी के ऊपर मैंने बेटी की मूर्ति बनाकर उसको रोज़ देखता हूँ, और उसको देखकर कहीं पथभ्रष्ट नहीं हो जाए। ये रोज़ जैसे कोई व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है और वहाँ से प्रेरणा लेकर अपना काम करता है, तो उस तरह से मैं आता हूँ, उस बेटी की मूर्ति को देखता हूँ या पेड़ पौधों को देखता हूँ और फिर मेरे दैनिक कामों में जाता हूँ। मेरे लिए वो एक तीर्थ स्थान है, मेरा मंदिर है, और उसको रोज़ याद करके मैं उस काम को करता हूँ। तो बेटी की स्मृति में मैंने हर बेटी के जन्म पर तय किया कि मेरे गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा, हर बेटी के नाम पर पेड़ लगाऊंगा। हर बेटी के नाम पर मैं 31,000 रुपये, मैं 21,000 गाँव वालों से मांग कर लाऊंगा, लोगों से 21,000 मैं दूंगा, 10,000 उसका पिता देगा, और जन्मते ही उसका बैंक में खाता खुलवा कर, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा कर उसके नाम पर 31,000 की फिक्स डिपॉजिट करूंगा। और फिर हर बेटी के परिवार से ये कहूँगा, उसको शपथ दिलाऊंगा कि वो हर महीने उस बेटी के खाते में कुछ न कुछ डाले। तो देखो बेटियां बड़ी हो रही है, बेटियों के लिए स्कूलें खुल गई, बेटियों के नाम पर पेड़ लगाए, तो पेड़ एक कन्या, हाँ 111 पौधे। आप देखिए आज कन्या उपवन, आज जंगलों में कितने शानदार उपवन हो गए। हमारी बेटियां खिल खिला कर यहाँ स्कूल जाती है, खेलती है, बड़ी होती है, और फिर मैं इन पेड़ों को गले लगकर राखी के दिन पहले पेड़ों को राखी बांधती है और फिर अपने भाई को राखी बांधती है, और ये मैसेज देती है कि ये पौधे मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिता ने लगाए थे और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया है, इस नाते पेड़ मेरे भाई है और उनको राखी रक्षा करने के लिए राखी बांधती हूँ। तो इन पेड़ों से, प्रकृति से, बेटियों से हम सब लोगों का जुड़ाव कैसे हो, ये काम हम लोगों ने किया है, और कोई किसी पर एहसान नहीं करता। हमने हमारे जीवन को सफल करने के लिए काम किया है। हमने किसी के लिए काम नहीं किया, मैंने ये काम इसलिए किया कि मेरा जीवन सफल होना चाहिए। तो और हर व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए। आज देश में जिससे पूरे देश के सरपंच सीमेंट, कंक्रीट और इस तरह के कामों के पीछे लग रहे हैं, ये नहीं होकर हम उसके साथ साथ, वो भी आवश्यकता है, सीमेंट कंक्रीट के काम भी होने चाहिए, पर उसके साथ साथ प्राकृतिक संरक्षण का रचनात्मक काम है, इसको भी करना पड़ेगा। किसानों को भी आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, सेक्स रेशो को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ 48% लड़कियाँ थी, आज 52-53% लड़कियाँ हो गई। तो और अभी मैं सौभाग्यशाली होगी, आज 8 तारीख हुई है ना, 6 तारीख को मेरे पोती हुई है ना। तो बहुत बहुत मुबारक। ये सब चीज़ें जो जिसको पसंद करता है वो चल के आपके पास आ जाता है ना। और ये काम कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, और मैंने कोई इस प्लानिंग से काम नहीं किया। ये कुदरत, ये प्रकृति व्यक्ति का चयन करती है। आपके मन में विचार आया कि हरियाणा से मुझे पिपलांतरी जाना है, तो आप आ गए, मन में विचार आया इसलिए आ गए। कई लोग यहाँ पास के हैं, इसी गांव के लोग हैं, उनको भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये तो अपने अपने मन के भाव है जो इस कामों को करने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं। कनाडा से आ गए, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ गए, कोई कहाँ से आ गए, कहीं हम चले गए। तो वो ये तो मन की बात है, ये तो, और ये कुदरती करवाती है, कोई किसी के कहने से काम नहीं होता है। बिल्कुल। सरपंच साहब, एक सवाल है, हमने देखा था कि एक बेटी बोल रही थी कि 20 साल पहले इस गांव के जितने लोग थे वो किसान ना रह के वो मजदूर बन गए, उनको खुद को मजदूरी करनी पड़ी क्योंकि जमीन जो है बिल्कुल बंजर थी। और आपकी इस कड़ी मेहनत के बाद 20 साल बाद वो दोबारा फिर मजदूर किसान बन गए, अब खेती करने लगे। हाँ, ऐसा नेचुरल फार्मिंग की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक खेती। मैंने आपको कहा पहले कि लोग, किसानों के कुएं में पानी हुआ है, किसान खेतों में जाने रास्ते बने हैं, और किसान पशुपालन का और खेती का काम कर रहा है। और वैसे देखो, जब प्रकृति की मार पड़ेगी तो फिर सबको मजदूरी ही करनी पड़ेगी, और प्रकृति जब लहलहाएगी, खुशहाल होगी, तो फिर किसान खेती करके इस प्रकृति को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं। सरपंच साहब, आपने एक बात बोली थी कि मैं हर रोज सुबह काम करने से पहले, कहीं जाने से पहले उस पेड़ के पास आता हूँ जो बेटी की याद में आपने लगाया था। तो क्या रीजन उसके पीछे, मतलब क्यों आप बता रहे थे भाई वो पथभ्रष्ट नहीं होने देता है? ये साधारण, ये जो जहाँ हम जंगलों में खड़े, ये साधारण कोई पेड़ नहीं है कि ऐसे पेड़ उग गए और हम लोगों ने इसको देख लिया और चले गए। ये पूरे मेरे जीवन की तपस्या है। मैंने बहुत लोगों से संघर्ष करके, अतिक्रमणकारी, अपराधी, खान माफिया, लकड़ी माफिया और जो गांव के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनसे लड़कर इन चीज़ों को बनाया है। और जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को बनाता है, उसकी शिल्पकारी करता है, तो उसमें जान डालने का काम करता है, तो फिर वो अपने से ज़्यादा उसको मानता है, अपने शरीर का, अपने परिवार का एक अंग मानता है। ये मेरे परिवार का, मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, मेरे जीवन का एक
अंग है और इसको देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे मेरा वजूद है। तो बहुत सी चुनौतियां रही होगी जी स्टार्ट अभी भी है, अभी साहब भी एक चीज़ और अब जैसे ज़्यादा है, अब चुनौतियाँ ज़्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था को बचाना मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अन्ना जी मेरे गांव में आए थे, उन्होंने कहा कि इस काम को बुरी नज़र से बचाना। तो अब इसको लोगों की जो बुरी नज़र है उससे बचाना बहुत बड़ा काम है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न वैरायटी के पेड़ हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ माइनिंग करने वाले या दूसरे लोग हैं या गांव में लोग राजनीतिक होती है कि एक दल वाला दूसरे दल की टांग खींचता है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो सस्ती लोकप्रियता से सरपंच भी बनना चाहते हैं, यहाँ के इन कामों पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि वो इसके लायक नहीं बन रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छे लोग आगे आए और आ भी रहे हैं, पर कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही इस कामों की ABCD नहीं जानता है, कामों की शुरुआत को समझ नहीं पाया है। तो वो चाहता है कि मैं इससे पैसा कमा लूँ या इसको ख़राब कर लूँ या इस पर राज कर लूँ। तो ये बहुत मुश्किल काम है और ऐसे लोगों से मुझे लगातार चुनौतियाँ मिलती है और उससे संघर्ष करके हम लोग इस काम को बचा रहे हैं आगे। सपोर्ट किसकी रही है? इतनी चुनौतियां, माफियाओं से लड़ाई लड़ी है, तो एक इंसान के बस की तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। मेरी ईमानदारी और मेरी कर्तव्य निष्ठा, काम के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, वो सबसे बड़ी मेरे सहयोगी रही है। फिर आप अच्छे काम करोगे तो बहुत सारे अच्छे लोग आपसे मिल जाएंगे। तो काम करते करते बहुत अच्छे लोग मेरे से मिले हैं, बहुत अच्छे राजनीति करने वाले लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी भी मुझे मिले हैं, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता भी मिले और गाँव वालों का सहयोग भी मिला है। सपोर्ट सरकार की भी रही कहीं? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा सरकार को लेकर अगर सुरक्षा का दायरा हाँ बिल्कुल है, ये सरकारी है। सरकार की वजह से ये काम हुआ और सरकार की वजह से हम अभी तक ये काम कर पा रहे हैं, बाकी तो अपराधी हमें कब से निपटा देते। कभी धमकी भी मिली कोई? इतना कई अच्छा बार इंसान रोज होता है, रोज हर कदम पर ये चीज़ें। खनन माफिया का तो काम सरपंच साहब, जिस समय आप सरपंच नहीं थे उस समय भी काम इसी तरह कर रहे थे? हाँ, मैं अलग क्षेत्र में काम कर रहा था, पर करता था काम तो इसी तरह से करता था। प्रधान जी किस तरह महसूस हो रहा है आज से? मैं तो सरपंच साहब के देखो कदमों की धूल के बराबर। अरे साहब ऐसा इन्होंने जो काम किया ना, अगर एक सरपंच भी पैदा हो जाए भारत देश में या इनकी सोच के बराबर में अमेरिका में हो जाए, कनाडा में हो जाए, तो मैं समझूंगा कि एक श्याम सुंदर मतलब पालीवाल जी और पैदा हो गए। और भाई देखो ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन मैं इनसे सीख के बहुत जाऊँगा और मैं अपने जीवन में इन्हीं की पद चिन्हों पे चलने की जितना हो सकता कोशिश भी करूँगा। और आप जितने भी आप मेरे साथ जो आए साथी, मैं तो सभी भाइयों से एक ही बात कहूँगा कि आज के बाद हम सब ने अपने अपने गांव में सरपंच साहब जी के थोड़ा बहुत पद चिन्हों पे चलने की कोशिश सब ने करनी, इतना ही कहूँगा। और धन्य हो गया हम तो इस गांव में आके और सरपंच साहब के दर्शन करके। हमें तो पता ही नहीं था कि ये मिल भी जाएंगे। कुछ सुकून मिला जी जाएगा इसमें? मैं कह रहा जी, सुकून के यहाँ से जाने का ही दिल नहीं करता। मैंने अमेरिका देखा, इंग्लैंड देखा, कनाडा देखा, वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े देश हैं सब देखे। मेरे बहुत से जानकार दोस्त 30-30 हज़ार किले के मालिक हैं, कोई 10,000 किले का मालिक है, हमारे अच्छे दोस्त हैं। और मेरे पास भी जैसे चंडीगढ़ में 1,000 किले हैं, वैसा ही है ये जंगल सारा का सारा। लेकिन ये तो इन्होंने एक एक पेड़ लगाया, हमें तो लगे लगाए मिले थे वो। मतलब कहने का ये है कि भाई ये एक एक लगाना और इनके अंदर अपनी जान झोंक देना, ये सरपंच का काम है। मैं सरपंच साहब पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जितने भी मैंने भाषणबाजी करी है, स्पीच करी अमेरिका के अंदर या अपने देश में, हरियाणा में, पंजाब में, तो मैं आपका उदाहरण हमेशा देता हूँ कि एक ऐसे सरपंच हैं हमारे देश के अंदर। मैं हमेशा बोलता हूँ इनके बारे में। 1.5-2 साल से बता रहे हैं, मैं लगातार बोल रहा आज हूँ हैं और आज मिले भी हैं। अब ये इसका और दोगुनी तरीके से मैं काम करने की कोशिश करूँगा। इनको 3.5-4 लाख पौधे, 5 लाख पौधे बहुत संख्या में होते हैं। इनको लगा तो हम इतने एकदम में लगा देंगे, लेकिन इनको पालना तो ये सरपंच साहब आपने बड़ा, मैं तो कई सारा दिन से एक चीज़ सोच रहा हूँ कि जैसे 111 पौधे लगा लिए, अब तो सारे आपके साथ कुछ लोग आ भी गए होंगे, लेकिन शुरुआती दौर में लगाना, उनको पानी देना, हमने 5,000 पौधे लगाए हैं और हमारे अपने ही खेत में लगा रखे हैं गांव के अंदर। उसमें भी कई बार ये हो जाता है कि जी आज उसमें 2 दिन पहले पानी देना था, आज 2 दिन लेट हुए हैं। तो आपने तो इतना बड़ा जंगल पैदा कर दिया, इनमें पानी देना, इनको संभाल के रखना, इनकी खोदी करना, ये सारा काम आपने तो बड़ा गजब करा जी।
ये सब यही करवाते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। प्रकृति जिसको चाहती है उसका चयन करती है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा चयन किया है प्रकृति ने। एक चीज और सरपंच साहब, जैसे कोई इंसान किसी रोजी रोटी पे, कोई दुकान पे, किसी काम में जाता है, तो वो परमात्मा को या मतलब मंदिर में एक शीश झुका के जाता है, भाई मेरा दिन ऐसे हो। तो आप मतलब उसके विपरीत हो क्या? मतलब आप पेड़ों को मतलब प्रणाम करते नहीं हो? नहीं, मैं कुदरत को, प्रकृति को प्रणाम करता हूँ। पर मैं बिल्कुल आप इसी को भगवान मानते हो, जीवित? हाँ, ये है ही है। मैं भगवान को भी मानता हूँ। मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ। मैं बहुत मजबूती से मेरे धर्म को मानता हूँ, और मेरे धर्म ने ही मुझे ये काम सिखाया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सनातनी हूँ, और मैं एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर मेरे परिवार के संस्कार मुझे मिले, इसलिए मैं काम करता हूँ। मुझे मेरे धर्म पर, मेरी जाति पर और मेरे गांव पर, मेरे काम पर मुझे बहुत गर्व है। जी। स्टैचू कब बनवाया बेटी का आपने? ये लगभग 7-8 के आसपास। 2007-8 से। प्रधानमंत्री जी से मिले, एक लास्ट सवाल है, तो मतलब बातचीत हुई उनसे कुछ? हाँ, कई बार प्रधानमंत्री जी कंधे पे हाथ रखकर बात करते हैं, और जानता हूँ मैं आपके बारे में। हाँ, और मैं प्रधानमंत्री जी को आदर्श मानता हूँ कि उस एक व्यक्ति ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। हर एक काम को, हर एक व्यवस्था को, गांव में किस तरह से सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह से पीने का पानी होना चाहिए, स्कूल कैसे होने चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किसान किस तरह की प्राकृतिक खेती करे, ये सब चीज़ें उन्हें अनुभव है। उन्होंने कई सालों तक तपस्या करके एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। उसके बाद उन्होंने एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक संगठन के लिए एक लंबे समय तक काम किया है। फिर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बहुत लंबे समय तक काम किया है, और फिर आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करें। तो उस व्यक्ति को हमारी संस्कृति का और हमारे धरातल का उन्हें पता है, और उस वजह से वो आज इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं और इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। जब वो व्यक्ति 18 घंटे काम करते हैं, तो वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हम हमारे गांव के लिए काम करें। मैं तो मानता हूं मैं मेरे गांव के लिए काम करता हूं, तो मेरे देश के लिए काम करता हूं, क्योंकि मेरे देश की शुरुआत मेरे गांव से होती है। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद सरपंच साहब।